अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का चूँकि ये चैप्टर काफ़ी लेंथी चैप्टर है तो हमने इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हुआ है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 1 जो है वो डिस्कस किया था। तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सबसे पहले जो प्रीवियस लेक्चर है उसकी हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 2 करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो सबसे पहली चीज़ देखी थी वो देखी थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर की रिसोर्सेज को जो है वो कंट्रोल करता है और उनकी एग्जीक्यूशन करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके दो मेन पर्पस होते हैं। पहला ये पर्पस होता है कि कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट वे में यूज़ करवाना, और दूसरा ये होता है कि ये रिसोर्सेज को जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हमारी मेमोरी हो गई, सीपीयू का यूटिलाइजेशन होगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होगी, इसको मैनेज करना। फिर हमने डिस्कस किया था कि लॉजिकल आर्किटेक्चर में कंप्यूटर सिस्टम का जो लॉजिकल आर्किटेक्चर है उसको डिटेल से देखा था। वो भी डिफरेंट लेयर्स में जो है वो डिवाइड हुआ है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक यूज़र जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज प्रोवाइड करता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमने डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो अलोन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि उसको हार्डवेयर की जो है कोई नॉलेज नहीं होती कि हार्डवेयर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास हार्डवेयर की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो फिर ये कोऑर्डिनेट करके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को है जो है वो रन करता है। फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शनैलिटीज़ को डिस्कस किया था। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे पहली जो फंक्शनैलिटी होती है वो प्रोसेस मैनेजमेंट होती है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस एक अ प्रोग्राम इन एन एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस। इसको हमने जॉब भी कहा था, इसको हमने टास्क भी बोला था। दूसरी इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो मेमोरी मैनेजमेंट है, और तीसरी है फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और कमांड इंटरप्रिटेशन। इसमें से वन बाई वन करके इस चैप्टर के जो है फर्दर स्लाइड्स में जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे कि इनकी फंक्शनैलिटी जो है वो किस तरीके से ये परफॉर्म करता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था डिटेल से कि अगर हमारे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमारे पास कौन से ऐसे पैरामीटर्स हों जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड कर सकें कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर नहीं है। तो हमारे पास पहला जो पैरामीटर होता है वो थ्रूपुट का होता है। थ्रूपुट क्या होती है? वो एक यूनिट ऑफ टाइम में सिस्टम, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितना काम करता है। अगर एक यूनिट ऑफ टाइम में अगर वो ज़्यादा काम करेगा तो हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर कहेंगे। तो इस तरह हमारा जो थ्रूपुट होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। टर्न अराउंड टाइम का मतलब है कि जब आप कोई रिक्वेस्ट या जॉब जो है वो सबमिट करवाते हैं और वो जब जॉब को कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट करता है, तो ये जो इंटरवल है अगर ये कम होगा तो हम कहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। तो टर्न अराउंड टाइम हमारा कम होना चाहिए। रिस्पांस टाइम का मतलब है कि जब हम कोई जॉब सबमिट करवाते हैं, सबमिट करवाने के बाद सिस्टम जो पहला रिस्पांस देता है, इसका जो इंटरवल होता है वो रिस्पांस टाइम कहलाता है। और सिस्टम जितनी तेज़ी से जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो थ्रूपुट हमारे सिस्टम की ज़्यादा होनी चाहिए, टर्न अराउंड टाइम हमारा कम होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम भी हमारा कम होना चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया था कि प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस ए प्रोग्राम इन एन एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस। इसको जॉब भी कहते हैं, इसको टास्क भी कहते हैं। और इसके अलावा प्रोसेस जो मैनेजमेंट है ये प्राइमरी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। और हमने ये भी एक डिस्कस की थी कि आइडियल टाइम को हमने मिनिमाइज़ करना है। तो आइडियल टाइम क्या होता है? एक ऐसा टाइम जिसमें कंप्यूटर सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा।
तो हमारा जो पर्पज़ ये होता है कि एक मशीन का जो सीपीयू है, कंप्यूटर सिस्टम का जो सीपीयू है, उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। तो वो जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ होगा, आइडल टाइम कम होगा, और जितना वो कम यूटिलाइज़ होगा, उसका आइडल टाइम ज़्यादा होगा। तो हमारा जो पर्पज़ है कि आइडल टाइम जो है वो कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि जो पुराने सिस्टम्स थे उनमें हम मैनुअली जो है वो लोड करते थे जॉब्स को, फिर बैच प्रोसेसिंग आ गई, तो फिर जॉब कंट्रोल लैंग्वेजेस आ गई। ये लास्ट अभी ये चीज़ें तो इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन 80s में 90s में इस तरीके से ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी। जैसे आपके सामने कोबोल है, फोर्ट्रान है, दीज आर वेरी ओल्ड लैंग्वेजेस। तो अब तो ये इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन एक जो है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को ये इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि पहले कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती रही हैं। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो होते हैं उसको कंप्यूटर सिस्टम जो है वो रन करता है। इसके भी जो दो टाइप्स हमने डिस्कस की थी, यूनी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। तो यूनी प्रोग्रामिंग जो है वो बेसिकली एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम रन किया जाता है। आल्दो के मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम की जो रिसोर्सेज होते हैं वो सारे एलोकेट हो जाते हैं एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए, और जब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता तो कंप्यूटर सिस्टम के जो रिसोर्सेज होते हैं वो दूसरे प्रोग्राम के लिए एलोकेट नहीं होते। मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो इनफैक्ट मल्टी प्रोग्रामिंग में एक से ज़्यादा जो है जॉब्स जो होती हैं वो आप उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसकी भी दो टाइप्स हमने देखी थी, मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स टास्क MFT, और मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल टास्क। तो फिक्स टास्क में ये होता है कि जिसमें हम फिक्स बता देते हैं कि जी 10 प्रोसेसेस या 8 प्रोसेसेस रन करेंगे, जबकि वेरिएबल टास्क में जो है वो हम कहते हैं कि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। और जितने भी प्रोसेसेस होते हैं मेन मेमोरी में जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उस स्पेस को हम मेमोरी पार्टीशन कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि जो जॉब है वो भी दो टाइप्स की होती हैं, एक CPU बाउंड जॉब होती है और एक IO बाउंड होती है। CPU बाउंड में कंप्यूटेशन ज़्यादा होती है, इसमें IO ऑपरेशंस कम होते हैं। IO बाउंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जो बाउंड प्रोसेसेस होते हैं, ये जॉब होती है, उसमें कंप्यूटेशन जो है वो कम होती है, लेकिन IO बाउंड में जो ऑपरेशंस होते हैं, IO ऑपरेशंस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम में के बैकएंड पे क्या आर्किटेक्चर होता है। तो आपके सामने ये एक CPU है। CPU एक ही प्रोसेस यहाँ पर लोड करेगा, और हमने ये डिस्कस किया था कि हमारी जो मेन मेमोरी है वो बेसिकली उसका एक पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया होता है। तो एक टाइम में एक ही प्रोसेस जो है वो इसमें लोड होगा, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका ये एक एलोकेटेड पार्ट है, तो एक से ज़्यादा जॉब्स आपने देखा है कि लोड हुई हुई हैं और इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस स्टेट इन मल्टी प्रोग्रामिंग। तो उसको समझने के लिए हम पिछले डायग्राम पे चले जाते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में जब एक से ज़्यादा जॉब्स को जो है वो लोड किया जाता है मेन मेमोरी में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी जॉब A है, इस जॉब ने, इस प्रोग्राम ने, इस प्रोसेस ने कंप्लीट होते हुए 3 सेकंड लेने हैं। और लेट्स सपोज ये जॉब B है, इसने कंप्लीट होते हुए 15 सेकंड लेने हैं, और ये एक जॉब है जिसने सिर्फ 1 सेकंड लेना है। तो ये 3 सेकंड, ये 15 सेकंड और ये 1 सेकंड। अब ये तो नहीं हो सकता है कि जॉब A को कंप्लीट करने के बाद अगर जॉब B को अगर 15 सेकंड देता है तो जॉब C जो है वो वेटिंग ब्लॉकिंग स्टेट पे चला जाएगा कि जॉब A और जॉब B जितनी देर तक ख़त्म नहीं होती तो जॉब C जो है वो ब्लॉकिंग स्टेट पे होगा। आल्दो के जॉब C जो है इसका एग्जीक्यूशन टाइम या
कंप्यूटेशन टाइम सिर्फ 1 सेकंड है, इसका 2 या 3 सेकंड है, इसका 15 सेकंड है। तो इसको अगर हम देखें तो इसको एग्जीक्यूट करते हुए कुछ 16-17 सेकंड लग जाते हैं। इस तरीके से हमारे कई जो प्रोसेसेस होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और उनको काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो इसका फिर सलूशन निकाला गया। सलूशन ये होता है कि हमारे पास एक नई जॉब आती है, लेट्स सपोज जॉब ए आई, वो यहाँ पर यहाँ पर पहले रिज़ाइड होती है। अब उसको जो है वो सीपीयू दे दिया जाता है, सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करता है। अगर तो उसने लेट्स सपोज 15 सेकंड लेने हैं या 20 सेकंड लेने हैं तो सीपीयू 15 या 20 सेकंड इसको एलोकेट नहीं किया जाएगा। अब क्या होगा, हम सीपीयू 3 या 4 सेकंड दे के इससे हम सीपीयू वापस ले लेंगे और इस जॉब को हम ब्लॉक्स जो है स्पेस में भेज देंगे। ये एक हमारी स्टेट है। अब ब्लॉक स्पेस जो है यहाँ से फिर वो रेडी स्टेट पे आएगा। रेडी स्टेट पे दोबारा से उसको जॉब सीपीयू एलोकेट किया जाएगा और वो एग्जीक्यूट करेगा। अब होता ये है कि जब एक लॉन्ग जिसने ज़्यादा सीपीयू इस्तेमाल करना है उसको ब्लॉक स्टेट में भेज दिया जाता है और इस दौरान अगर कोई शॉर्ट प्रोसेस यानी कि जिसने सीपीयू 1 या 2 सेकंड इस्तेमाल करना है उसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारी प्रोसेस स्टेट जो है वो चलती है। जैसे अगर हम ये स्कीम ना लेके आएँ तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि सी को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा जबकि इसने 1 सेकंड लेना है, जबकि जॉब बी ने 15 सेकंड लेने हैं, जॉब ए ने 1 सेकंड लेना है। और अगर हम स्कीम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर हम ये करेंगे कि जॉब ए को भी 2 सेकंड देंगे, जॉब बी को भी 2 सेकंड देंगे और जॉब ए और बी को हम ब्लॉक स्टेट में भेज देंगे और जॉब सी आ जाएगा। इस तरह जॉब सी को 2 सेकंड वेट करना पड़ेगा और चूँकि जॉब सी ने 1 सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाना है तो वो एग्जीक्यूट होकर चला जाएगा, जबकि ए जॉब जो है वो क्या करेगी, फिर उसको रेडी से रनिंग स्टेट पे लाया जाएगा और इसके अलावा फिर जॉब बी हमारी दोबारा आ जाएगी, फिर उसको सीपीयू दिया जाएगा। इस तरीके से हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं या जॉब होती है उसको सीपीयू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एग्जीक्यूट करता है। मल्टी प्रोग्रामिंग जो हमारे सिस्टम्स होते हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट तो होती है कि मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा मेमोरी होगी तो एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को आप जो है वो रन कर सकते हैं। दूसरी इसकी जो चीज़ होती है वो होती है मेमोरी प्रोटेक्शन की। मेमोरी प्रोटेक्शन क्या होती है कि अगर एक प्रोसेस के पास अगर एक मेमोरी की लोकेशन है तो दूसरा प्रोसेस उसकी मेमोरी के अंदर इंटरवीन ना करे। मतलब एक ऐसा प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की जो मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर रिजाइड ना हो, उसको कहते हैं मेमोरी प्रोटेक्शन। जॉब स्टेटस प्रिजर्वेशन। जॉब स्टेटस प्रिजर्वेशन का मतलब ये है कि हमारे पास प्रोसेस बी आया रेडी स्टेट पे, उसने 15 सेकंड लेने थे सीपीयू की एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो यहाँ पर आया इस रनिंग स्टेट पे। अब सीपीयू 15 सेकंड के लिए तो इंगेज नहीं किया जा सकता। अब हम करेंगे कि 3 सेकंड जो है वो इस सीपीयू को दे देंगे। अब इस सीपीयू को 3 सेकंड के बाद इस प्रोसेस को यहाँ से ले लेंगे और इस प्रोसेस को जो है ब्लॉक स्टेट पे जो है वो प्लेस कर दिया जाएगा। अब इस प्रोसेस को तो सिर्फ सीपीयू 3 सेकंड के लिए मिला है, तो अभी तो 12 सेकंड इसके बाकी हैं। तो अब इसकी जो स्टेट है जहाँ से सीपीयू हमने इससे वापस लिया था उसको हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये रेडी स्टेट पे जाएगा, फिर दोबारा इसको सीपीयू दिया जाएगा। जब इसको सीपीयू दिया जाएगा तो ये तो नहीं हो सकता कि अब वो दोबारा से स्टार्ट करे। अब वो वहीं से स्टार्ट करेगा जहाँ
से उससे सीपीयू वापस लिया गया था। तो इसको कहते हैं जॉब स्टेटस प्रिजर्वेशन। प्रॉपर जॉब मिक्स सीपीयू एंड आईओ बाउंड जॉब्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास दो किस्म की जॉब्स होती हैं, एक सीपीयू बाउंड होती है और एक आईओ बाउंड होती है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि दोनों टाइप के जो हमारे पास जॉब होती है, सीपीयू बाउंड और आईओ बाउंड की जो जॉब्स होती हैं, उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, उसकी मिक्सिंग की जाए। इसके अलावा सीपीयू स्केजुलिंग जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सीपीयू स्केजुलिंग क्या होती है, उसके लिए दोबारा हम यहाँ पर चलते हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंप्लीट एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से, उसमें आप डिटेल से डिस्कस करेंगे सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स। तो सीपीयू एल्गोरिदम्स जो फेमस इस वक्त हैं वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी स्केजुलिंग, राउंड रॉबिन, और इसके अलावा और भी स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं। स्केजुलिंग एल्गोरिदम का मतलब है कि सीपीयू को किस तरीके से जो है आप जो है वो एलोकेट करते हैं अपने प्रोसेसेस को या जॉब को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीपीयू का जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, कि जो पहले आएगा उसको हम जो है वो सीपीयू एलोकेट कर देंगे। तो एक ये भी स्केजुलिंग एल्गोरिदम है। एक और एल्गोरिदम है, उसके लिहाज से हम ये कह सकते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, कि ऐसा जॉब हम सबसे पहले उसको सीपीयू देंगे जिसकी का टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, ताकि उसको प्रायोरिटी दें और वो ब्लॉकिंग स्टेट पे ना जाए। तो एक ये भी स्कीम हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास राउंड रॉबिन भी है। राउंड रॉबिन में ये है कि आपका चाहे प्रोसेस 2 सेकंड का है, चाहे आपका 15 सेकंड का है या 20 सेकंड का है, हमने हर प्रोसेस को सीपीयू जो है वो 3 सेकंड के लिए या 4 सेकंड के लिए दे देना है, ताकि उसके ऊपर कंप्यूटेशन परफॉर्म हो सके। तो इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं उसको कहते हैं सीपीयू स्केजुलिंग। नेक्स्ट आता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को भी समझने के लिए हमारे पास ये प्रोसेस स्टेट डायग्राम है। हमारे पास जॉब बी आया, जॉब बी ने 15 सेकंड लेने थे, तो 15 सेकंड के लिए तो सीपीयू उसको नहीं दिया जा सकता, हम उसको 3 सेकंड के लिए सीपीयू देते हैं। तो 3 सेकंड के बाद हमारे पास एक प्रोसेस ब्लॉक होता है, उसके अंदर उसकी स्टेट को हम सेव कर देते हैं, ताकि वो ब्लॉकिंग स्टेट के बाद जब वो रेडी स्टेट से होता हुआ दोबारा रनिंग स्टेट पे आए, तो इस प्रोसेस ब्लॉक की मदद से सीपीयू को पता लगता है कि लास्ट टाइम इस जॉब को या इस प्रोसेस को किस स्टेट पे हमने छोड़ा था। तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। वैसे तो डिटेल से आप ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं उसकी थोड़ी सी आपको फाउंडेशन बना देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। सबसे पहले तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में प्रोसेस आइडेंटिफायर होता है। प्रोसेस आइडेंटिफायर ऐसे ही होता है जैसे स्टूडेंट का एक आईडी होता है या रोल नंबर होता है, जो कि यूनिक होता है। कि अगर एक स्टूडेंट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जो रोल नंबर है जो आपको एलोकेट किया हुआ है, अब किसी और स्टूडेंट को एलोकेट नहीं किया जाएगा। बेसिकली वो आपकी आइडेंटिफिकेशन है। इसी तरह हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उसमें जितने भी प्रोसेसेस या जॉब रन कर रही होती हैं, तो उनके एक प्रोसेस आइडेंटिफायर होता है जिससे हम उसको पहचानते हैं। दूसरी होती है प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट ये होती है कि उसकी जो स्टेट है उसको सेव किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब यहाँ प्रोसेस स्टेट ब्लॉक यहाँ से हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक प्रोसेस या जॉब थी, तो उसने 15 सेकंड लेने थे पूरी जॉब को कंप्लीट होते हुए। तो अब वो रनिंग स्टेट पे आ गया। अब रनिंग स्टेट के ऊपर जो है उसको 3 सेकंड के लिए जो है वो सीपीयू एलोकेट किया गया।
अब 3 सेकंड के बाद उसकी जो स्टेट होती है, ज़ाहिर है उसकी स्टेट तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसने 3 सेकंड के लिए उसकी थोड़ी सी कंप्यूटेशन परफॉर्म कर दी है। तो जब वो रनिंग स्टेट पे नहीं था, रेडी स्टेट पे था, उस वक़्त तो उसमें कोई कंप्यूटेशन हमने परफॉर्म नहीं की थी, क्योंकि उसको सीपीयू नहीं मिला था। लेकिन अब 3 सेकंड के लिए उसको जो है वो सीपीयू मिल गया। अब उसकी स्टेट चेंज हो गई है, क्योंकि उसकी थोड़ी सी जॉब जो है, उसकी उसकी कंप्यूटेशन परफॉर्म जो उसने की है वो चेंज हो गई है। तो वो जिस स्टेट से, रनिंग स्टेट से ब्लॉक स्टेट पे जाता है, उस स्टेट को हम सेव कर लेते हैं। तो उस स्टेट को हम किस में सेव करते हैं? पीसीबी में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर वो होता है जो कि आपके प्रोग्राम की जो लाइनें हैं उसको काउंट कर रहा होता है कि किस, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो प्रोग्राम है उसकी 50 लाइनें थी लेट्स सपोज, और उसकी 3 सेकंड में पहली 15 लाइनें एग्जीक्यूट हो गई। तो प्रोग्राम काउंटर बताएगा इसकी पहली 15 लाइंस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो गई हैं, और वो उसकी ये जो काउंटर है वो पीसीबी के इस ब्लॉक के अंदर जो है वो सेव कर देगा कि पहली 15 लाइंस तो एग्जीक्यूट हो गई हैं। नेक्स्ट टाइम जब इसको सीपीयू मिलेगा तो फर्दर लाइंस जो हैं वो एग्जीक्यूट कर दी जाएंगी। वैल्यूज़ ऑफ द वेरियस सीपीयू रजिस्टर्स, तो इसमें ज़ाहिर है सीपीयू रजिस्टर जो होते हैं वो एक मेमोरी का पार्ट है, जिसमें सीपीयू जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन सी चीज़ हमने एग्जीक्यूट करनी है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी इसमें सेव हो जाती है। अकाउंटिंग एंड स्केजुलिंग इंफॉर्मेशन, स्केजुलिंग इंफॉर्मेशन ये होती है कि आप इस प्रोसेस को या जॉब को कितने सेकंड के लिए सीपीयू दिया गया और कितने सेकंड बकाया हैं, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग जाए कि इस प्रोग्राम को 15 सेकंड चाहिए थे कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए, अब इसको 3 सेकंड दिए गए हैं, अब इसके 12 सेकंड जो है वो बकाया है। जब वो दोबारा से इसको सीपीयू दिया जाएगा, लेट्स सपोज 3 सेकंड और हो जाते हैं, तो वो इस प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास स्केजुलिंग इन्फॉर्मेशन में ये पता लग जाता है कि इसको 2 दफ़ा सीपीयू दे दिया गया है। इसके अलावा आईओ स्टेटस होता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ अगर इसने कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है तो कितनी कर ली हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन ये पीसीबी ब्लॉक में होती है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीटास्किंग की। मल्टीटास्किंग जो होती है, मल्टी का मतलब होता है 2, एक से ज़्यादा टास्क। इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल जॉब्स often referred to as task of same user in a single user system। तो सिंगल यूज़र सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको एक ही यूज़र एक ही टाइम पे इस्तेमाल करता है। तो ऐसा सिस्टम जैसे आपका लैपटॉप है, तो लैपटॉप जो है वो आपका एक सिंगल यूज़र सिस्टम है, लेकिन एक सिंगल यूज़र सिस्टम से एक से ज़्यादा प्रोसेसेस रन कर सकते हैं। इंटरलीव्ड का मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होके कवर अप करके एग्जीक्यूट करते हैं मल्टीपल जॉब्स को। तो अगर हम मल्टीटास्किंग देखें तो आपका जो लैपटॉप है, आपका पर्सनल कंप्यूटर है, वो बेस्ट एग्जांपल है मल्टीटास्किंग की, क्योंकि वो एक सिंगल यूज़र है, उससे एक से ज़्यादा प्रोसेसेस या जॉब्स जो है वो आप रन कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स यूज़ फॉर मल्टीटास्किंग आर यूनिप्रोसेस सिस्टम्स। प्रोसेसर का मतलब ये होता है कि उसमें एक प्रोसेसर लगा होता है। जैसे आपका लैपटॉप है, आपके लैपटॉप में i3 होगा या i5 होगा या सेलेरॉन होगा, तो वो एक सीपीयू उसमें जो है वो लगा होता है। ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम मल्टी प्रोग्रामिंग दैट रेफर्स टू इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल जॉब्स इन अ मल्टी यूज़र सिस्टम। तो हमारे पास अब 2 किस्म के सिस्टम्स हो गए। एक वो सिस्टम है जिसको हम सिंगल यूज़र कहते हैं, जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर है। एक और सिस्टम आ गया जिसको एक से ज़्यादा यूज़र एक टाइम में इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे आपके जो सर्वर होते हैं वो एक टाइम में एक से ज़्यादा यूज़र इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें यूज़र ये नहीं होता कि
वहाँ पर एक से ज़्यादा ह्यूमन बैठ के उसको लॉगिन कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जो हमारा सर्वर होता है उसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, उसको हम क्लाइंट कंप्यूटर्स कहते हैं। और आपके जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं वो रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, और सर्वर फिर उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करता है। अगर हम उस सर्वर पे जाकर देखें तो पता लगता है कि सर्वर पे एक से ज़्यादा यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टी यूज़र सिस्टम तो सर्वर हुआ। तो यहाँ पर उन्होंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि ट्रीटेड डिफरेंटली, कि सिंगल यूज़र सिस्टम को के अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग, और मल्टी यूज़र सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग को डिफरेंट वे से ट्रीट किया जाता है। अब हम थ्रेड की बात करते हैं। थ्रेड क्या चीज़ है उसको समझने के लिए हम इस डायग्राम के ऊपर आते हैं। ये आपके पास एक मेमोरी की स्पेस है, इसके अंदर एक प्रोसेस जो है वो रन कर रहा है, क्योंकि जब आप एक प्रोग्राम को या एक जॉब को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो मेमोरी का एक छोटा सा पार्ट ले लेता है, और जितने भी प्रोसेस होंगे उतने ज़्यादा मेमोरी के पार्ट जो है वो इस्तेमाल होंगे। और इस तरीके से हमारी जो आउटपुट होती है या एफिशिएंसी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि मल्टी थ्रेडिंग या थ्रेड्स की इंफॉर्मेशन आई। थ्रेड्स जो होते हैं वो लाइट वेट प्रोसेस होते हैं, यानी कि एक प्रोसेस के अंदर भी कई प्रोसेस होते हैं, और एक सिंगल थ्रेड सिस्टम होता है और एक मल्टी थ्रेडेड सिस्टम होता है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये एक एड्रेस स्पेस है, इसके अंदर एक प्रोसेस था और उस प्रोसेस के अंदर एक छोटा सा थ्रेड जो है वो क्रिएट हुआ। ये भी एक प्रोसेस है, इसको हम लाइट वेट प्रोसेस कहते हैं, और ये मल्टी थ्रेडेड है, यानी कि जितना एक जो है प्रोसेस ने जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करनी थी वो उसकी जगह 3 लाइट वेट प्रोसेसेस जिसको हम थ्रेड कहते हैं उसने ऑक्यूपाई कर ली। अब जो काम हम एक प्रोसेस से लेते थे वो हम उससे ज़्यादा काम जो है वो उसके थ्रेड से ले रहे हैं, तो इसको कहते हैं मल्टी थ्रेडेड सिस्टम। मल्टी थ्रेडेड सिस्टम रेफर्ड एज मिनी प्रोसेस और लाइट वेट प्रोसेस। तो इसको मिनी प्रोसेस भी कहते हैं और इसको लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं। थ्रेड इज़ बेसिक यूनिट ऑफ CPU यूटिलाइजेशन। तो ये बेसिक यूनिट है CPU की यूटिलाइजेशन का। थ्रेड्स शेयर अ CPU इन द सेम वे एज प्रोसेसेस डू। तो थ्रेड्स और प्रोसेस में मेजर डिफरेंस ये होता है कि एक प्रोसेस एक एड्रेस स्पेस इस्तेमाल करता है, जबकि जो थ्रेड्स होते हैं वो एक मल्टीपल थ्रेड्स एक एड्रेस स्पेस को इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया। ऑल द थ्रेड्स ऑफ ए प्रोसेस आल्सो शेयर द सेम सेट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज। तो ये दूसरा हमारे पास एक एडवांटेज हो गया कि ये जो थ्रेड्स होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं जैसे प्रोसेसेस करते हैं। All threads of a process inherit the parent's address space and security parameters। तो ये जो हमारे थ्रेड्स होते हैं बेसिकली लाइट वेट प्रोसेसेस होते हैं, उनका जो पेरेंट होता है, पेरेंट एक उनका प्रोसेस ही होता है, वही जनरेट करता है थ्रेड्स को। तो उसकी इनहेरिट का मतलब है कि आप वो अपने पेरेंट्स की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा होता है, उसकी एड्रेस स्पेस को इस्तेमाल कर रहा होता है, उसकी सिक्योरिटी पैरामीटर्स को इस्तेमाल कर रहा होता है। Each thread of a process has its own program counter, its own register states and its own stack। तो अगर एक प्रोसेस को देखा जाए तो एक प्रोसेस का अपना जो है वो काउंटर होता है, जैसे हमने लास्ट PCB में देखा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में देखा, रजिस्टर स्टेट्स, CPU की स्टेट्स हमने डिस्कस की। तो जब हम थ्रेड की बात करते हैं तो थ्रेड के अंदर अपने जो है वो अपने काउंटर होते हैं, अपने रजिस्टर स्टेट्स होते हैं। वो उस प्रोसेस को इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है, प्रोसेस जो जिसने उसको क्रिएट किया होता है उसके काउंटर इस्तेमाल नहीं कर रहा होता।
हर थ्रेड की अपनी काउंटर और रजिस्टर स्टेट्स होती हैं, रेफर्ड एज मिनी प्रोसेसेस। तो इसको हम मिनी प्रोसेसेस भी कहते हैं। ये हमारे पास जो है वो मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम की डायग्राम है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हमारे पास आज हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस की। इसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो प्रोसेस स्टेट ब्लॉक क्या होता है, उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं, और इसके अलावा हमने मल्टी प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट्स देख ली, और इसके अलावा थ्रेड्स को हमने डिस्कस किया, और उसके आर्किटेक्चर को हमने डिस्कस किया। होपफुली अब आपको इन कॉन्सेप्ट्स की मदद से काफ़ी हेल्प मिल गई होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने जो है वो एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है इसके ऊपर। मैं सिर्फ आपकी फाउंडेशन जो है वो बना रहा हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।